हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर करने के लिए अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 4। वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 4 और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। अब हम समझ लेते हैं कि डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये इट्सेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है और कोई भी इसकी सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो कि डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करे। डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं डेवलपमेंट के लिए। तो लेकिन अब इसका ये डोमिनेंट पैराडाइम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डोमिनेंट पैराडाइम में जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैराडाइम। व्हाट इज़ अ पैराडाइम? तो पैराडाइम को अगर हम लूजली ट्रांसलेट करें तो पैराडाइम का मतलब होता है नज़रिया, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारा क्या एंगल है, हमारी क्या थ्योरी है, वो बेसिकली हमारा एक पैराडाइम हो जाता है। अगर मैं किसी चीज़ को किसी नज़रिए से देखती हूँ तो वो मेरा पैराडाइम है। अगर आप किसी चीज़ को किसी नज़रिए से देखते हैं तो वो आपका पैराडाइम है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रीसेंट एग्जांपल ले सकते हैं जो है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के लिए अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, जब इसका स्प्रेड शुरू हुआ था, तो चाइना ने ये बोला था कि ये जो वायरस है ये अमेरिकन सोल्जर्स के थ्रू जो है वो चाइना में पहुंचा और उसके बाद यहाँ से स्प्रेड हुआ। यानी कि चाइना ने जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर डाली थी, जो कि अक्टूबर नवंबर के दौरान वुहान में आयोजित मिलिट्री ओलंपिक्स के लिए आए थे। और अमेरिका की अगर एक बात समझें तो अमेरिका ने तो शुरू से अमेरिका की यही कहना था कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना की इररिस्पॉन्सिबिलिटी से या चाइना का बायो वारफेयर वेपन है। तो अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चाइना है, जो चाइना ने बोला कि ये अमेरिका से आया है, तो ये चाइना का पैराडाइम है, यानी चाइना का नज़रिया था या चाइना की थ्योरी थी कि ये जो कोरोना वायरस है वो अमेरिका से आया है। अमेरिका का ये कहना था कि ये जो वायरस है वो चाइना से आया है। तो यानी कि आप ये समझिए कि अमेरिका का कुछ नज़रिया था और चाइना का कोरोना वायरस को लेकर कुछ नज़रिया था। अब हम समझते हैं कि बेसिकली अब सो चाइनीज़ पैराडाइम कुछ था, अमेरिकन पैराडाइम कुछ था, अलग अलग नज़रिए थे। लेकिन अब हम समझते हैं कि डोमिनेंट पैराडाइम क्या होता है। अब ये डोमिनेंट पैराडाइम क्या है कि एक ऐसा नज़रिया या एक ऐसा थ्योरी जिसको कि बहुत सारे लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर लें, इसको अपना लें, वो जो होता है या जो प्रभावी हो जाए, वो जो होता है हमारा डोमिनेंट पैराडाइम हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि अमेरिका की जो थ्योरी थी कि ये कोरोना वायरस जो है वो चाइना का म्यूटेटेड वायरस है या चाइना का एक बायो वॉरफेयर वेपन है। अब क्योंकि लगभग विश्व में हर देश जो है इसी चीज़ को मान रहा है कि चाइना का म्यूटेटेड वायरस है, चाइना ने बायो वॉरफेयर वेपन के तौर पर इस वायरस का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि यही जो अमेरिकन पैराडाइम है या जो अमेरिकन नज़रिया था, इनिशियली जो अमेरिका का थ्योरी थी, वही अब जो है कोरोना वायरस को लेके एक डोमिनेंट पैराडाइम बन चुका है। तो कुछ समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि डोमिनेंट पैराडाइम क्या होता है। डोमिनेंट पैराडाइम अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे डोमिनेंट पैराडाइम में कंप्यूटर साइंस कुछ है, डोमिनेंट पैराडाइम इन सोशल साइंसेस कुछ और है। तो इसी तरीके से हम समझ रहे हैं यहाँ कि डोमिनेंट पैराडाइम जो डेवलपमेंट को लेके है, यानी कि जो डेवलपमेंट को लेके है, हमने जैसे बात करी कि कई सारी परिभाषाएँ हैं डेफिनेशन के, कई सारे व्यूज़ हैं डेवलपमेंट को लेके, तो उसमें जो सबसे डोमिनेंट आइडिया है या जो सबसे डोमिनेंट माना गया, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रतिमान था कि विकास क्या होता है, विकास कैसे होता है, वो जो है वो पूरा का पूरा डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लूजली समझने के बाद कि इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे। इस लेक्चर का ओवरव्यू होगा हमारा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को हम समझें तो डेवलपमेंट जो है ये वर्ड तो हमेशा से था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, एक विषय बन के जो है वो उभरा, वो
कैसे उभरा, कैसे डेवलपमेंट या विकास के लिए इसके अराउंड एक पूरा सब्जेक्ट बन गया, है ना। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे कि डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट के रूप में कब उभरा, कैसे उभरा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग आयाम क्या हैं। अभी आयाम क्या होते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, वो उसका आयाम होता है, यानी कि पहलू होता है। यानी कि अगर हम केवल एजुकेशन पे काम करेंगे तो वो एजुकेशनल डायमेंशन है, हम केवल पर्यावरण को लेके काम करेंगे डेवलपमेंट में तो वो इकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। तो क्या डेवलप किया जाएगा ये डिफ़ाइन करता है हमारा डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डोमिनेंट जो पैराडाइम है डेवलपमेंट का, जो हमने समझा कि एक ऐसा नज़रिया जिसको लगभग सब लोगों ने स्वीकृति दी, अब वो क्या था हम वो समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसी ये जो नज़रिया था उसका क्रिटिसिज्म यानी कि कुछ समय तक तो वह लोगों ने उसको स्वीकृति दी, थ्योरिस्ट ने, कई सारे कंट्रीज़ ने, रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने उस डेवलपमेंट की परिभाषा को या उन मानकों को स्वीकृति दी, उनको माना। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी आलोचना शुरू हो गई, यानी कि जैसे समय बदला लोगों के विकास की ज़रूरतों में बदलाव आया और इसीलिए ये जो नज़रिया था उसका कुछ ना कुछ जो है एक डाउनफॉल होना शुरू हो गया, उसका पतन होना शुरू हो गया। तो वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन लोग थे उनके पीछे, फिर हम ये समझेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट में। और लास्ट टॉपिक है कि अगर किसी थ्योरी का पतन हुआ या कोई थ्योरी का डाउनफॉल हुआ तो एक नई थ्योरी तो निकल के आई होगी ना, कोई एक नया नज़रिया तो निकल के आया होगा। तो वो नया नज़रिया क्या था ये हम समझेंगे न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट में। तो ये ओवरव्यू होगा हमारे पूरे के पूरे इस प्रेजेंटेशन का, इस लेक्चर का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, डोमिनेंट पैराडाइम क्या है, उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, और नया पैराडाइम या नया नज़रिया डेवलपमेंट को लेके क्या बन रहा है पूरे विश्व में, ये समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हम वो समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। डेवलपमेंट जैसा कि आप सब जानते हैं विकास, ठीक है। तो डेवलपमेंट हम सब जानते हैं विकास। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही ज़्यादा विवादित, या इस पर बहुत विवाद है। इस पर अभी भी आप देखेंगे तो दुनिया के कई सारे रिसर्चर्स अभी भी किसी एक परिभाषा पर नहीं टिकते हैं। हर रिसर्चर ने आके इसमें अपना एक नया पहलू जोड़ा है ना। इसके साथ हम समझें कि कई बारी इसको मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण को पर्याय माना जाता है, विकास को औद्योगिकरण का पर्याय माना जाता है। कोई भी सामाजिक बदलाव या सामाजिक परिवर्तन को भी विकास समझ लिया जाता है। किसी भी तरह की ग्रोथ, यानी अगर कोई नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है, लोग ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है कि कहीं पर भी किसी नंबर में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको भी डेवलपमेंट यानी विकास का सूचक समझ लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली सिर्फ यही नहीं है। डेवलपमेंट या विकास की जो परिभाषा है या ये जो विषय है, ये कहीं ना कहीं ये मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या चेंज तो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहलू हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और यहाँ पर हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें एक पूरी की पूरी डेफिनेशन, एक कंप्लीट डेफिनेशन मिल पाए या कंप्लीट व्यू मिल पाए कॉन्सेप्ट का। इसके लिए हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट क्या नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या है पहले समझ जाते हैं कि डेवलपमेंट चेंज है। हाँ, ये बदलाव तो है, किसी ना किसी तरीके का बदलाव तो है। अब किस तरीके का बदलाव है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक बदलाव है। और इसके साथ ही साथ ये एक डिज़ायरेबल चेंज है, यानी कि एक ऐसा चेंज है जिसकी इच्छा हम रखते हैं, जिस बदलाव के हम सभी इच्छुक हैं। तो ये एक सकारात्मक बदलाव है, इस बदलाव के हम इच्छुक हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। अगर आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है, केवल उस सड़क को बना दिया जाए, लीपा पोती कर दी जाए, ये बदलाव तो है, लेकिन क्या ये विकास है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट है, दिस इज़ नॉट अ प्रोसेस। तो आप प्लीज़ समझिएगा कि विकास को जब हम देखेंगे एज अ कॉन्सेप्ट तो ये एक बदलाव की प्रक्रिया है, यानी कि ये एक ऑन गोइंग चेंज है। तो इसके साथ ही ये जो बदलाव है, ये जो सकारात्मक बदलाव की जो प्रक्रिया है, ये
एक किसी समाज के लिए भी हो सकती है या ये किसी समुदाय के लिए भी हो सकती है। तो यानी विकास जो है, ऐसा नहीं कि जब हम विकास की बात करेंगे तो हम हमेशा मैक्रो टर्म्स में या व्यापक तौर पे बात करेंगे। कभी किसी छोटे समुदाय के लिए भी अगर हम कोई एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं जिसकी वहाँ के लोग इच्छा रखते हैं, जो कि हम चाह के डिज़ायरेबल ऑन पर्पस हम कोई बदलाव लाते हैं, तो वो भी एक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही डेवलपमेंट समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या नहीं है, व्हाट इट इज़ नॉट। तो डेवलपमेंट क्या नहीं है, इसमें हम समझेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो कोई बदलाव है, तो ये कोई, क्योंकि ये सकारात्मक बदलाव है तो यानी कि ये नकारात्मक बदलाव नहीं है। तो डेवलपमेंट इज़ नॉट ए नेगेटिव चेंज। डेवलपमेंट इज़ नॉट हजार्डस और डिस्ट्रक्टिव टू एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी विकास का जो योजना है या कोई हम जो भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं और उन इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए हमें वहाँ के पेड़ काट देने हैं, वहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्रीज़ धुआं देंगी, तो ये बदलाव तो हो रहा है, इसके हम इच्छुक भी हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इससे पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है या एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो इट इज़ नॉट डेवलपमेंट। इसके साथ ही हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या नहीं है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट हार्मफुल टू सोशल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। यानी कि कहीं के भी जो सामाजिक मूल्य हैं ये उनको नहीं, उनका दमन नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो कल्चर है यानी कहीं की जो संस्कृति है उसको भी कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि अगर अफ्रीका में मान लीजिए ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम वहाँ डेवलपमेंट के जो अपने कार्य हैं वो लेके तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम वहाँ की ट्राइबल कल्चर को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे में क्योंकि हम उस सोशल वैल्यूज़ और कल्चर को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो प्लीज़ समझिएगा, डेवलपमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है, बदलाव है, बदलाव की प्रक्रिया है, सकारात्मक बदलाव है। और ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनको कि वहाँ की जहाँ पर भी हम विकास की ये योजना है, विकास का कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वहाँ की सामाजिक मूल्यों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की जो पर्यावरण है वो उसके प्रति संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन भी बनाने में ये जो है ये कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इट इज़ synonymous to modernization, industrialization, social change, growth, what development is not. This will help you in constructing a complete definition of development. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. So next is our टॉपिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट. सो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में हम समझेंगे कि डायमेंशन का मतलब है विकास, या डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है विकास के पहलू यानी विकास के आयाम. अब हम ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स व्हाट शुड बी डेवलप्ड. यानी कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं पर विकास करना है तो हमें किन चीज़ों पर कार्य करना है, किन चीज़ों पर हमें ज़ोर देना है वो विकास करने के लिए. तो किन चीज़ों का विकास करना है ये डिफ़ाइन करता है कि उस डेवलपमेंट का डायमेंशन क्या है. अब हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट की डायमेंशन से कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या डेवलप होगा. ये हमारे को समझ में आएगा जब हम देखेंगे एक टाइमलाइन पर, एक विश्व के हम एक टाइमलाइन खींचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि विकास के क्या क्या डिफरेंट मायने थे, क्या क्या डिफरेंट अलग अलग पहलू थे, किस तरीके से किस चीज़ पर जोर देके कहा जाता था कि हाँ डेवलपमेंट होगा, ये करेंगे तो ऐसा डेवलपमेंट होगा, वो करेंगे तो वैसा डेवलपमेंट होगा. तो ये बेसिकली डिफाइन करेगा डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट. तो यहाँ पर बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट वाज अ नैरो टर्म अंटिल 1950s. यानी 1950s तक डेवलपमेंट जो था, विकास जो था, वो एक बहुत ही माइक्रो, एक बहुत ही सूक्ष्म जो टर्म था. और यहाँ पर केवल और केवल उसका मतलब था इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. यानी कि अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो हम ये मानते थे कि आर्थिक विकास ही का ही मतलब है कि संपूर्ण विकास हो जाएगा. लेकिन 1950 तक ऐसा था. 1950 के बाद ये जो है, ये डेफिनेशन जो है वो और ज़्यादा व्यापक हो गई. अब ये व्यापक क्यों हो गई, क्यों ये डेफिनेशन ब्रॉड हो गई, ये डेफिनेशन
बड़ी हो गई, क्योंकि क्या हुआ था 1950 के बाद, 1950 के बाद हुआ था वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है इट इवॉल्व इनटू अ ब्रॉडर वन। लेकिन क्यों 1950 के बाद ही ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ, दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन, कि जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ तो जो पूरा विश्व था वो दो गुटों में बंट गया था। कोल्ड वॉर का वो पीरियड था, दो ही सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। दोनों ही जो कंट्रीज़ थी, यूएसए का मानना था कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर होना चाहिए, यूएसएसआर का मानना था कि कम्युनिस्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो ऐसे में ये दोनों ही जो कंट्रीज़ थी, ये डिफरेंट डिफरेंट जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, ये उनको अपने खेमे में लेना चाहती थी। और अपने खेमे में लेने के लिए वो वहाँ पर जो है विकास का मुद्दा लेके गई कि आप हमारे साथ आएंगे तो आपका विकास बेहतर होगा। अब ऐसे में क्योंकि ये दोनों विकास की बात करने लगे थे, तो यहाँ पर इन्होंने विकास की परिभाषा को बढ़ाना भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। तो आगे हम समझेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो बड़ी होती चली गई। तो बेसिकली हम देखेंगे कि अब बड़ी कैसे होती चली गई, कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिगैन टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कि जितने भी मानवीय पहलू थे, मानव जीवन से रिलेटेड थे, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होके सारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सारे फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट में आते चले गए, डेवलपमेंट की परिभाषा में सम्मिलित होते चले गए। तो आई होप इससे समझ में आएगा कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डायमेंशन केवल एक डायमेंशन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट की एक ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर आते चले गए। कैसे होता चला गया, आइए हम समझते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट की जो परिभाषा है या डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट कैसे चेंज होता चला गया। यहाँ हमने समझ लिया है कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है व्हाट शुड बी डेवलप्ड, यानी किस चीज़ का विकास करें। तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट इन 1950s जो था वो कुछ इस तरीके का था। डेवलपमेंट जो था उसके बाद हमारा 1950s 1960s में कुछ इस तरह का डेवलपमेंट था, और 1960s के गुजरने के बाद यानी वह समय बीतने के बाद 1970s में डेवलपमेंट जो है वो कुछ और तरीके का हो गया। तो यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि एक टाइम लाइन के हिसाब से कि किस तरीके से डेवलपमेंट में कुछ बदला, फिर कुछ बदलाव हुआ, और हमारे पास जो है एक कम्प्लीटली नया डायमेंशन हमें या एक ब्रॉडर डायमेंशन जो है हमें डेवलपमेंट का मिला। तो 1950s तक आप देखेंगे कि जो था हमारे पास केवल एक इकोनॉमिक डायमेंशन था। इकोनॉमिक डायमेंशन में हम फर्दर समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये मतलब था कि विकास जो था वो केवल और केवल इंस्पायर था वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, यानी जो पश्चिम का जो भी औद्योगिकरण की नीतियाँ थीं, माना जाता था कि जो भी देश इन नीतियों का पालन करेगा वो अपने विकास की राह को पकड़ लेगा। तो दिस इकोनॉमिक डायमेंशन और द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट टिल 1950s वाज इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि इट वाज कंसर्न्ड विद मार्केट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ग्रोथ, यानी कि अगर आपका बाज़ार कह सकते हैं कि बाज़ार बड़े हो रहे हैं, बाज़ारों की अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो माना जाता था कि कहीं ना कहीं वही मार्केट ओरिएंटेड मॉडल या मार्केट ग्रोथ जो थी वो इक्वल थी आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। यानी अगर बाज़ार बढ़ रहा है तो यानी आपका खुद ही विकास हो रहा है। इसके बाद ही हम देखेंगे कि यहाँ पर ये रेड में जो मार्क्ड है इसका ये मतलब है कि ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। यानी कि ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन था इसने ह्यूमन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अनदेखी करी थी। यानी कि जो भी ये बात हो रही है कि हाँ, अगर उद्योग लग रहे हैं तो विकास हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं तो यानी उसमें लेबर काम कर रहा है, लेकिन लेबर किन कंडीशंस में काम कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर विकास का जो कॉन्सेप्ट था ये इसकी अनदेखी करता था। यानी उससे कोई लेना देना नहीं था कि लेबर की वर्किंग कंडीशंस क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है, बस उद्योग लगने चाहिए, उद्योग चलने चाहिए, यही डेवलपमेंट का सूचक माना जाता था। हालांकि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी क्योंकि ह्यूमन फैक्टर जो था वो यहाँ पर मिसिंग था। इसके साथ ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम समझ रहे हैं, उद्योग जो पहले लगते थे, फैक्ट्रीज़ हैं, अगर वो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचा रही है, हानि पहुँचा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहुँचाती रहे। उसका भी विकास के एजेंडा पे कहीं भी है जो उसके बारे में बातचीत नहीं थी, उस पर बिल्कुल भी जोर नहीं था। इसके साथ ही ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑल्सो सफ़र्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक डायमेंशन पे इतना ज़ोर था कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पे लोगों की जो भी संस्कृति है, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर भी 1950s तक इनको विकास की जो
परिभाषा है उसके उसके मद्देनज़र इनका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1950 से 1960s में जब हम बढ़े तो यानी कि एक सोशल डायमेंशन इमर्ज हुआ। अब सोशल डायमेंशन में क्या हुआ, इकोनॉमिक डायमेंशन प्लस न्यू डायमेंशंस वर एडेड। अब ये न्यू डायमेंशंस क्या आते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन के डायमेंशन, यानी कि स्वास्थ्य लोगों का देखना पड़ेगा कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों की शिक्षा दीक्षा कैसी है, इस पर भी ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन लगभग हम देखेंगे कि ये एडिशन तो हो गया था, ये सोशल डायमेंशन उभर के तो आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फोकस था वो कहीं ना कहीं अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी इस पे था कि स्वास्थ्य या हेल्थ अच्छी क्यों होनी चाहिए, इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो बेहतर काम हम उनसे ले सकते हैं। तो अगेन ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ही फोकस था। उनकी एजुकेशन क्यों होनी है कि अगर एजुकेटेड होंगे तो वो और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस होंगे, जिससे कि फिर से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सोशल डायमेंशन कहने के लिए तो था कि 1950s के बाद 50s और 60s के दशक में जो है डेफिनेशन तो ब्रॉड हो गई थी, लेकिन फोकस जो था वो अभी भी इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ही था। यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे कि जो रूरल डेवलपमेंट है यानी ग्रामीण विकास है, और जो कम्युनिकेशन का रोल था ये यहाँ पर मिसिंग था। अब ये जो भी मिसिंग था ये यहाँ पर 1970s में ये ऐड हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि डेवलपमेंट 1970s के बाद जो है इसको एक इकोनॉमिक सोशल डायमेंशन के साथ एक और होलिस्टिक और कॉम्प्रहेंसिव डायमेंशन यानी एक और व्यापक रूप, एक व्यापक परिभाषा इसको मिली, जहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बढ़ावा और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन के साथ इकोलॉजिकल डायमेंशन को भी ऐड कर दिया गया, यानी कि पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि और भी जितने फैक्टर्स थे, यानी कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उनको खाने पीने की क्या सुविधा है, उनके रोज़गार की क्या सुविधा है, उनके सेंटिमेंट्स और इमोशंस या उनको किस तरीके का फील हो रहा है, उनकी भावनाओं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। और माना जाने लगा कि ये सारी चीज़ें मिल के, है ना, कि इकोनॉमिक भी होगा, उसमें उनका हेल्थ, एजुकेशन और इकोलॉजिकल डायमेंशन, खाना पीना, उनका रहन सहन, सारी चीज़ों को देखा गया कि ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के जो है डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही थी, साइंस आ रही थी, यानी कि एक व्यापक रूप तो मिल गया था, एक होलिस्टिक ओवरव्यू तो था डेवलपमेंट का, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी पूरा का पूरा ध्यान 1970s के बाद से दिया जाने लगा कि अगर किसी कंट्री के विकास के नाम पर अगर कहीं से हम कोई प्रौद्योगिकी विकास वहाँ का कर रहे हैं तो कहीं वो जो टेक्नोलॉजी है वो इनको किसी तरीके से हानि या क्षति तो नहीं पहुंचा रही। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो पूरी डिबेट है जो हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में पहले भी पढ़ी है, वो जो है जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी को हम लेके आ रहे हैं, या जिस भी कंट्री में प्रौद्योगिक विकास हो रहा है वो उनकी ज़रूरतों के अनुसार है, ये भी जो है टॉपिक जो है ये हमारे डेवलपमेंट की डेफिनेशन में 1970s में जुड़ गया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये जो 1950s और 60s का दशक है, यहाँ हेल्थ को लेके जितनी इम्पॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ कि WHO 1948 में इसका स्थापित किया गया, और उसके बाद से हेल्थ को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इन सारी ये जो इश्यूज़ थे इसको लेके और ज़्यादा जागरूकता बढ़ने लगी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि 1970s के बाद तो इतना कुछ हो गया, ठीक है, एक होलिस्टिक डायमेंशन इसको मिल गया, लेकिन इसके साथ ही साथ अभी भी ग्रोइंग रिकग्निशन था अदर क्रूशल डायमेंशंस, जैसे कि कल्चरल डायमेंशन, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशनल डायमेंशन, ये जो था ये अभी भी इसमें जुड़ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ और भी डायमेंशंस हैं, यानी कि कल्चर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, वहाँ के कम्युनिकेशन किस तरीके का है, या संचार सुविधाएं कैसी हैं, संचार को किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है, ये सारे डायमेंशंस भी जो है ये अभी उभर ही रहे थे 1970s के बाद। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारा अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से और ज़्यादा शुरू हो जाता है कि डोमिनेंट पैराडाइम। तो हम बेसिकली डोमिनेंट पैराडाइम क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोमिनेंट पैराडाइम क्या है, रेफर्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टू द सेट ऑफ वैल्यूज़ और द सिस्टम ऑफ थॉट्स वाइडली हेल्ड इन अ सोसाइटी, यानी कि कुछ ऐसे मूल्य या कुछ ऐसे विचार जो कि पूरी सोसाइटी ने या लार्जर तौर पर या व्यापक तौर पे जो समाज या जो लोग हैं उसको अपना लें, वो बेसिकली एक डोमिनेंट पैराडाइम होता है।
दिस मॉडल और एक्सप्लेनेशन यानी डोमिनेंट पैराडाइम इज़ कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर अ फेयर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये भी मानिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग उसको मानते हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी या एक ऐसा नज़रिया जो काफ़ी लोग कुछ समय तक मानते हैं, काफ़ी लोगों के लिए माने हैं और कुछ समय तक माने हैं, वही डोमिनेंट पैराडाइम होता है। डोमिनेंट पैराडाइम जो है वो अब बनता कैसे, क्योंकि एक नज़रिया ही है, ये नज़रिया मात्र है, तो ये नज़रिया के पीछे ये इन्फ्लुएंस हो जाता है कि किसी का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है या हिस्टोरिकल मोमेंट्स क्या रहे हैं, यानी कहीं का संस्कृति क्या है, कहीं का इतिहास क्या है, ये किसी के भी नज़रिए को बनाने में या इट हेल्प्स इन शेपिंग द आइडियाज़, इट हेल्प्स इन शेपिंग द एंटायर पैटर्न ऑफ थॉट। तो ये भी बेसिकली क्लियर है कि कल्चरल बैकग्राउंड और हिस्ट्री से जो है वो कहीं का भी पैराडाइम है। डोमिनेंट पैराडाइम यानी कि जो लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं उनके कल्चर और उनकी हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होता है। उसके साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स में ऑल्सो एग्जिस्ट एज डोमिनेंट पैराडाइम्स एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जाहिर सी बात है कि कुछ वैकल्पिक नज़रिए भी हो सकते हैं जो कि प्रभावी हों, जो प्रभावी प्रतिमान के तौर पर स्थापित हों। कुछ ऐसे वैकल्पिक नज़रिए भी हो सकते हैं एक ही समय पर, यानी अगर आज के डेट में अमेरिका में जो है प्रभावी प्रतिमान कुछ और है, तो हमारे यहाँ इन डिफरेंट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ किसी चीज़ को लेकर नज़रिया कुछ और हो सकता है, अमेरिका में उस चीज़ को लेकर नज़रिया कुछ और हो सकता है। तो सेम चीज़ों को लेके जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग या वैकल्पिक नज़रिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं डोमिनेंट पैराडाइम को समझने के बाद। तो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट अब क्या कहता है, तो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है कि हम ये जो सवाल है विकास का, हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, विकास में क्या क्या होना चाहिए इंक्लूडेड, हमने उसके बारे में भी बात कर ली, लेकिन अब हम उस विकास को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है, हाउ टू डेवलप, ये डेवलप हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से उस विकास को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, अब ये बात करता है, समझाने की कोशिश करता है पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो नीति निर्माता हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी ऐसा नीतियाँ बनाएंगे जिससे कि कुछ सकारात्मक बदलाव आए। अब ये जो बदलाव है ये हमेशा, ये जो नीतियाँ हैं, ये जो एक्शन प्लान्स हैं, यही जो है हमारा डोमिनेंट पैराडाइम यानी हमारा नज़रिया जो है डेवलपमेंट के लिए डिफ़ाइन करते हैं। ये कैसे, इसको हम और विस्तार से आगे समझते हैं, इसके बाद ये टॉपिक जो है आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, अब डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट जो है ये कब उभरना शुरू हुआ, तो द डिकेड ऑफ 1950s एंड 1960s। तो हम ये समझ, अभी हमने टाइमलाइन पे देखा है कि जो 1950 और 1960 का दशक था, यहाँ से आप लोगों के ध्यान देने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि 1950 और 1960 का जो दशक था कि उस पूरे समय में जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है यही बहुत ज़्यादा प्रचलित था, यानी हर जगह हर पॉलिसी मेकर, हर लीडरशिप रोल में जो था उसका यही मानना था कि जो वेस्टर्न मॉडल है वही डेवलपमेंट का मॉडल है। ठीक है, अब ये वेस्टर्न मॉडल जो डेवलपमेंट का, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का फोकस था कि जो है उत्पादन बढ़े, आर्थिक विकास हो जाए, औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, है ना, सेंट्रल प्लानिंग हो, यानी एक जगह से सेंटर पे प्लानिंग हो, वही पूरे देश में लोग उसको फॉलो करें। तो यही वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था और 1950s और 60s में यही मॉडल जो था वो ज़्यादा प्रचलित भी था। अब हम बात करते हैं कि 1960 में रॉजर, ये तीन नाम आपको बहुत ढंग से याद रखने हैं डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है रॉजर। रॉजर्स को हम E.M. रॉजर्स या एवरेट M. रॉजर्स के नाम से भी आपको कई किताबों में इनका उल्लेख मिल जाएगा। तो 1960s में रॉजर्स यानी E.M. रॉजर्स का ये कहना था कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वही डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, इनका कहना था कि यानी कि सब लोग यही मानते हैं कि ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो बात करता है प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की, यही डोमिनेंट पैराडाइम है, यानी यही जो है लोग मानते हैं कि इसी से विकास होगा। हाउ टू डेवलप का जो क्वेश्चन था ये इसी से आंसर होता है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही फॉलो करेंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसने जो ये जो आइडिया था वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए इन रॉजर्स ने इसलिए बोला
कि ये मॉडल जो है वो डोमिनेंट पैराडाइम है, क्योंकि इसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस जो था डेवलपमेंट की फील्ड में वो थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि लगभग जितने भी देश उस समय तरक्की की राह पर थे वो केवल और केवल उद्योग के माध्यम से ही, उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से ही विकास की ओर बढ़ रहे थे, या विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो रहे थे। तो रॉजर्स का कहना था कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर 1960s में ये थ्योरी बनी कि क्योंकि अब वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यानी औद्योगिकरण ही विकास का जो है वो प्रतिमान है, तो इसका मतलब था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर है उनका कहीं ना कहीं जो है माइग्रेशन है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डायनेमिक और इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है वो बनने की तरफ बढ़ रही थी, उनको बढ़ना पड़ा रादर। तो यानी कि क्योंकि डोमिनेंट पैराडाइम डेवलपमेंट यानी कि विकास का केवल एक ही तरीका है कि आप वेस्टर्न मॉडल को अपना लें, इसलिए जितनी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी या कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी सारी परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और वो इंडस्ट्रियलाइज होने की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, इसके साथ ही एक तो आइडिया है ये डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट का कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही जो है वो डेवलपमेंट का एकमात्र तरीका है। इसके साथ ही एक और आयाम इसमें जुड़ गया, अब वो क्या है इसको समझते हैं। तो इस आइडिया के साथ, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के आइडिया के साथ जो एक और चीज़ जुड़ी, तो 1960 में यानी 1960 में रॉजर्स ने बोला कि डोमिनेंट वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही जो है वो प्रभावी प्रतिमान है विकास का। इसके साथ ही 4 साल बीते और 1964 में इसके साथ ही हम देखेंगे कि 1964 में दो जो और इम्पॉर्टेंट नाम, मैंने आपको बोला था कि 3 नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, जिसमें एक है रॉजर्स का जिन्होंने 1960 में एक थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद आते हैं डैनियल लर्नर एंड विल्बर श्राइम। विल्बर श्राइम के नाम से तो हम सभी लोग जो है अब तक काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं। तो डैनियल लर्नर और विल्बर श्राइम, इन दोनों ने 1964 में बोला कि हाँ, ये जो रॉजर्स का आइडिया है डोमिनेंट पैराडाइम का कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये जो है डोमिनेंट पैराडाइम है डेवलपमेंट का, उन्होंने बोला कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, ये जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है यही एकमात्र तरीका है डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने इसको सपोर्ट किया। इसके बाद लेकिन इन्होंने अपना कुछ जोड़ा, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई रिसर्चर आता है कुछ जोड़ता है, तो श्राइम और उन्होंने लेकिन ये जोड़ा, लेकिन ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है और वेस्टर्न मॉडल जो है वो लोगों तक पता कैसे चलेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा, यहाँ पर उन्होंने जो रोल ऑफ कम्युनिकेशन है इसको फोकस किया है। विल्बर श्राइम, जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्कॉलर थे, इनका हमने एक कम्युनिकेशन मॉडल भी पढ़ा है, तो इन्होंने यहाँ पर रोल ऑफ कम्युनिकेशन को ऐड कर दिया कि दैट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मास मीडिया का सोशो इकोनॉमिक चेंजेस में, यानी लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए जो है मास मीडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, यानी वेस्टर्न मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा देगा। शहरीकरण जो है उससे जो है वो साक्षरता या लिटरेसी रेट बढ़ेगी। ठीक है, और लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से जो है वो मास मीडिया का जो है एक्सपोजर बढ़ जाएगा, और अगर मास मीडिया का एक्सपोजर या लोगों का जो है मीडिया कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तो यानी कि 1960s का टाइम है, आप समझिएगा कि 1960s में मास मीडिया का जो कह सकते हैं कि जो व्हाट टू से कि जो मास मीडिया के लिए जो भी था, मीडिया में केवल प्रिंट मीडिया ही था, राइट। सो माय पॉइंट इज़ कि 1970s के टाइम में केवल प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, यही जो थे वो मास मीडिया के कुछ चैनल्स थे। प्रिंट मीडिया ही एक चैनल था। तो यहाँ पे कहना था कि अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगा, यानी कि साक्षरता लोगों की बढ़ेगी, तो मीडिया का कंजम्पशन लोगों का बढ़ेगा, और अगर लोगों का मीडिया का कंजम्पशन बढ़ गया, यानी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचने लगी, तो उससे जो है उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी जो भी आर्थिक विकास में जो उनकी भागीदारी है या राजनीति को लेकर उनकी जो भागीदारी है वो उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर उनका ये तो कहना था कि हाँ, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, वो तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया था रॉजर्स के आइडिया को, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें
ये इसके बारे में लोगों को पता चले और लोग वाकई में वेस्टर्न मॉडल डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन का पार्ट बनते चले जाएं, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़े, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े, इसमें मास मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि लर्नर और श्याम ने एग्जिस्टिंग आइडिया को तो सपोर्ट किया, लेकिन नया आइडिया ये जोड़ा कि जो कम्युनिकेशन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के लिए, यानी विकास लोगों तक पहुँचे इसके लिए लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि मास मीडिया फैसिलिटीज़ जो हैं वही जो है डेवलपमेंट, एक नेशन के डेवलपमेंट को में जो है कारक होंगी। इसके साथ ही तो हम अब देखते हैं कि जो हमने पहले देखा कि डोमिनेंट पैराडाइम जो है वो एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था मास मीडिया का, मास मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो फोकस था डेवलपमेंट के लिए, दिस ऑल्सो बिकेम पॉपुलर एज अ डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास दो आइडियाज़ निकल के आते हैं डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट में। अब ये दो आइडियाज़ क्या हैं? दो आइडियाज़ हैं डोमिनेंट पैराडाइम डेवलपमेंट में, एक रॉजर्स का, एक लर्नर एंड श्याम का। रॉजर्स ने आइडिया अपना दिया 1960 में, लर्नर एंड श्याम ने उसमें कुछ ऐड कर दिया 1964 में। इनका कहना था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर अपने जो अंडर डेवलप्ड स्टेटस से अगर बाहर निकलना है तो उन्हें वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा। लर्नर और श्याम ने इसके साथ ही जोड़ा कि हाँ, इनको बाहर निकलने के लिए तो पश्चिम का जो मॉडल है उसी को अपनाना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर वो मास मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो विकास की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये जो दो आइडिया थे ये मिला के बनाते हैं डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम समझ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर अब हम बात करते हैं डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें आपका निकल के क्या आता है डोमिनेंट पैराडाइम डेवलपमेंट में है कि इसका ये मानना था कि जो अंडर डेवलपमेंट है उससे अगर आपको जो सबसे क्विक फिक्स चाहिए, यानी कि अगर आपको सबसे ईजीएस्ट और क्विकेस्ट, सबसे जल्दी अगर इस अंडर डेवलपमेंट से या अविकसित देश की श्रेणी से बाहर होना है तो आप सबसे पहले आधुनिकीकरण, जो वेस्टर्न मॉडल है आधुनिकीकरण को उसको फॉलो कर लीजिए। तो यानी द क्विकेस्ट सोल्यूशन टू अंडर डेवलपमेंट इज़ टू बोरो द मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि अगर आपको डेवलप्ड होना है, अगर आपको विकसित होना है तो आपको कहीं ना कहीं जो आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो आपको उसके लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो आपको केवल और केवल वेस्ट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कि आप अपनी विकास की ज़रूरतों के लिए या विकास के लिए आप कम्प्लीटली जो है वो वेस्ट के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ये कहता था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको आइडिया भी उनके चाहिए, उस आइडिया को पूरा करने के लिए आपको पूंजी भी उनकी चाहिए, पूंजी के साथ साथ आपको नॉलेज भी उन्हीं की चाहिए। तो आप कम्प्लीटली वेस्ट के ऊपर जो है वो निर्भर है। इसके साथ ही आप देखेंगे क्योंकि ये आइडिया काफ़ी चल गया था कि हाँ वेस्टर्न मॉडल ही है, डोमिनेंट पैराडाइम बन गया था, तो यहाँ पर ऐसे में जितने एमएनसीज़ हैं, ऐसा ये टाइम है 1960s और 70s का जब इन एमएनसीज़ ने यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने जो है पुअर कंट्रीज़ का जितने भी गरीब देश थे उनकी तरफ उनके पास उनके यहाँ निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुअर कंट्रीज़ को भी था कि यही हमारा कुछ कर सकते हैं, हम तो अपना कुछ कर नहीं सकते। जो वेस्ट से जो भी आ रही है, चाहे वो कोई टेक्निक लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नॉलेज लेके आ रहे हैं, अब यही हमारा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में एमएनसीज़, डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट की ये देन थी कि एमएनसीज़ को जो है एमएनसीज़ के लिए जितनी भी गरीब कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने दरवाजे एमएनसीज़ के लिए खोल दिए। इसके साथ ही कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं आपकी, है ना, जितनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपके संस्थान हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भी डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में देते हुए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस तरीके के संस्थानों को स्थापित किया, और ये संस्थान विकास का ही एजेंडा लेके, विकास के ही मुद्दे को लेके पुअर कंट्रीज़ में इन्होंने एंट्री ली। इसके साथ ही हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट अब इंडिया कैसे पहुँचा। ये जानकारी के तौर पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो विल्बर श्रैम है, जिसके बारे में तो हमने पहले भी बात करी है, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर और इनका फोकस था कि मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है किसी कंट्री के विकास में, तो ये यूनेस्को के एडवाइज़र बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। यूनेस्को ने इनको अपॉइंट किया एज एन एडवाइज़र कि आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड को
और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूनेस्को ने इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आके 1965 में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को स्थापित करने में भारत में इनकी एक बहुत अहम भूमिका रही। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन 1965 में जिसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना इसीलिए हुई कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है, रोल ऑफ मीडिया इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मीडिया के रोल के लिए, मीडिया में काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए IIMC की स्थापना हुई। और ये भी जो आइडिया है वो विल्बर श्राम का था। विल्बर श्राम इंडिया है, उन्होंने बोला कि हमें किस तरीके के मीडिया में लोगों को ट्रेन करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग ट्रेन होंगे और यही लोग जो है विकास के मुद्दों को जो है लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो विल्बर श्राम ने इंडिया में स्थापित किया। इनकी एक अहम भूमिका रही। इसके साथ ही एवरेट एम रॉजर्स, EM रॉजर्स, ये भी एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट रहे हैं। ये भी 1960s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है एडवाइज़र बने और उन्होंने इंडिया में एक इनोवेशन एंड डिफ्यूजन रिसर्च को बढ़ावा दिया। इनोवेशन एंड डिफ्यूजन रिसर्च जो है ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक मॉडल है, जिसके बारे में हम अगले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की। अभी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, उसके मॉडल्स क्या हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल डेवलपमेंट की, और किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया, कैसे बताया गया कि आप किस तरीके से आपका विकास होगा, आप किन आयामों पे, किन पहलुओं पे काम करेंगे तो आपका विकास होगा। अभी हम केवल विकास के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन में इसको जोड़ा है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट को अब हम समझ चुके हैं कि इसमें दो बेसिक पॉइंट्स हैं, एक तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा है रोल ऑफ मीडिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म यानी कि इसकी कुछ आलोचना क्या है। तो 1960s में ये जो मॉडल था ये स्थापित हुआ, डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन 1970s आते आते EM रॉजर्स, जो कि जिन्होंने डोमिनेंट पैराडाइम की स्थापना करी थी या डोमिनेंट पैराडाइम को कॉइन किया था, यही जो है कुछ समय बीतने के बाद इसके कम्प्लीटली आलोचक भी बन गए। सो ही वाज द he was the biggest critique and he was at the forefront of the dominant paradigm। उनका कहना था कि जो मास मीडिया है ये कोई डेफिनेट रोल नहीं है, यानी कि ये केवल डेवलपमेंट में सहायक हो सकते हैं, ये उसका कारक नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स मास मीडिया ओनली हैज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड इनडायरेक्ट रोल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। ये EM रॉजर्स का कहना था। और साथ ही में एक क्रिटिसिज्म भी है, ये आलोचना है डोमिनेंट पैराडाइम की कि इतना एम्फोसिस जो हम मास मीडिया पर दे रहे थे, इतने एम्फोसिस की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही बोला गया कि जो अंडर डेवलपमेंट है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, यानी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर जो विकास नहीं हुआ है तो उसके लिए उसके कुछ आंतरिक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से जाके वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दे दिया और वहाँ पे विकास हो जाएगा। उसके कुछ आंतरिक कारण हैं। जब तक हम उन मुद्दों पर काम नहीं करते तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो है इट हैज़ टू बी यूनिक टू द थर्ड वर्ल्ड, यानी कि अगर हम कहीं पर विकास का काम कर रहे हैं तो वो विकास जो है वो उसी कंट्री या उसी रीजन की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। कोई फॉरेन आइडिया अगर हम लेके आते भी हैं तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा वहाँ की ज़मीनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये जो क्रिटिसिज्म है टोटल वो ये था, आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मास मीडिया का कहना था कि इसका केवल और केवल एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल है, यानी कि केवल सहायक हो सकता है डेवलपमेंट में। और इसके साथ ही एक आइडिया ये था कि डेवलपमेंट के लिए हम कोई बाहर का आइडिया लेके नहीं आ सकते। जो वहाँ की खुद की अपनी ज़रूरतें हैं या जो खुद के आंतरिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आंतरिक मुद्दे क्या हो सकते हैं? आंतरिक मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, देखेंगे तो वहाँ की जो परंपराएं हैं, हो सकता है कि वहाँ की परंपराओं की वजह से वहाँ का विकास नहीं हो रहा हो सकता है वहाँ बहुत गरीबी हो। अगर गरीबी, आप वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी लाके क्या करेंगे? अगर वहाँ पे इलिटरेसी है यानी असाक्षरता है तो आप बाहर का मॉडल लाके क्या करेंगे? जब तक आप वहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, वहाँ की साक्षरता पे काम नहीं करेंगे। राइजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग पॉपुलेशन क्योंकि हम चाहते हैं रिसोर्सेज पे बर्डन होता है तो आपको वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। कोई बाहर से आप मॉडल लेके आ जाए या आप केवल मीडिया से लोगों को इन्फॉर्म करने लगें, लोगों को पर्सुएट करने लगें
तो आप कितना भी कर लें, आप किसी भी तरीके से विकास को तो नहीं, विकास तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दो कुछ मेजर क्रिटिसिजम्स हैं इसके साथ ही, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब बात निकल के आ रही थी कि थर्ड वर्ल्ड की खुद की ज़रूरत है, तो थर्ड वर्ल्ड की खुद की ज़रूरत है या थर्ड वर्ल्ड को खुद कैसे डेवलप किया जाए, यही जो है ये अब मुख्य तौर पर यहाँ पर आलोचना के बाद निकल के आ रहा था, सारी आलोचनाओं के बाद, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो खुद की ज़रूरतें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। और यही है हमारा न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसका तो आलोचना हो गई, इसको तो ट्रैश कर दिया काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, तो कुछ नया तो होना चाहिए। तो अगर यह विकास नहीं है या ऐसे विकास नहीं होगा तो कैसे विकास होगा। तो ये जो एक नया नज़रिया है ये निकल के आया, जिसे हम जानते हैं न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। अब ये न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है, उसका एक ओवरव्यू मैंने दिया है एक स्लाइड में, आप लोग देख लीजिएगा कि रॉजर्स ने क्या बोला, लर्नर ने क्या बोला, ये बोला, और क्रिटिसिज्म क्या था उसका, ये बोला। तो बेसिकली डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट के लिए ये भी मान्य था और ये भी मान्य था, लेकिन ये क्रिटिसिज्म इसका है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। आप लोग एक बार स्लाइड में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि हमने बात करी है ये न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट या ये नया नज़रिया क्या है विकास के लिए, तो इसको भी अब हम एक जल्दी से समझ लेते हैं कि न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है दैट द कंट्रीज शुड वर्क ऑन द ग्रेटर इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि अधिक समानता, समानता अवसरों की होती है, समानता निवेश में। अगर आप किसी को कोई सूचना दे रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा समानता, अगर आप कोई सामाजिक या आर्थिक लाभ लोगों तक पहुंचाना जा रहे हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा समानता के ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई बाहर का मॉडल या कोई मीडिया अकेले काम नहीं कर सकता है। हमें और ज़्यादा समानता को स्थापित या समानता को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो जितने भी कमज़ोर तबके हैं सोसाइटी के, उनके लिए काम करना चाहिए। जो गरीब हैं उनके लिए काम करें, औरतों के लिए कुछ स्पेशल काम होना चाहिए, और कुछ तरीके के जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उन वर्ग के लिए जो है वो ज़्यादा काम का होना चाहिए, ताकि उन लोगों में हम किसी भी तरीके से एक समानता स्थापित कर सकें। इसके बाद ही पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर लोग अगर लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो किसी ना किसी तरीके से जो है उनका डेवलपमेंट जो है वो होगा, यानी उन लोगों का विकास अपने आप होने लगेगा जैसे ही लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। यहाँ पर एक और न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट में पॉइंट है कि अगर लोग आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, तो वो भी उनके विकास में सहायक होगा। यानी कि लोग अपने विकास के बारे में खुद बात करें, आत्मनिर्भर बने, यही उनके विकास के बारे में बात होगा। आज ये बातें बड़ी हमें कॉमन सी लगती हैं कि हमें खुद ही चीज़ें करनी होंगी अगर विकसित होना है या विकास की तरफ हमें बढ़ना है। ये हमें बहुत नई, ये हमें कॉमन लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप आज से 30-40 साल पहले की जो थ्योरीज़ हैं या समाज है उसके बारे में बात करें, या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती थी, तब डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो थी वो चर्चा में नहीं थी। ये एक नया पैराडाइम है जिसका अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ रोज़ नया जुड़ रहा है। तो इसके ये प्लीज़ समझिएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल फॉर लोकल रिसोर्सेज, यानी जो भी आपके स्थानीय संसाधन हैं, जब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वाकई में अगर आपको बाहर से लाके कोई कुछ भी दे दे, लेकिन जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आप अपने स्थानीय संसाधनों के बारे में कह सकते हैं कि उनके बारे में आप व्हाट टू से कि उनके बारे में अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं होगा आपको, तब तक आप बेसिकली आपका विकास में ये कहीं ना कहीं बाधा बनेगी, जब तक आप बाहर की चीज़ें या फॉरेन रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हाँ, ये नए पैराडाइम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन जो है इसका एक सहायक रोल है विकास में। अब कम्युनिकेशन जो है, और एज ए कम्युनिकेटर क्या करना चाहिए आपको, तो मेन रूल्स हैं मैस कम्युनिकेशन के, या एज अ मैस कम्युनिकेशन प्रोफेशनल भी आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि मैस कम्युनिकेशन का काम है लोगों को सूचना देना, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जितने भी विकास से रिलेटेड मुद्दे हैं या विकास की समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। यानी अगर कहीं पर विकास में कोई बाधा हो रही है या कहीं पर विकास हो रहा है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं लोगों तक वो पहुंचाना, ये मैस मीडिया का काम है। इसके साथ ही जो अगर कहीं पर कोई उपलब्ध है ना, कोई आविष्कार हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताना। आपको अगर पता चलता है कि आपसे 200 किलोमीटर दूर किसी ने कोई
मशीन बना ली है। तो अगर आपको उसके बारे में सोचना मिलेगी तो आप भी उसके बारे में काम करने के लिए आप उत्सुक होंगे, आप प्रोत्साहन आपको भी मिलेगा कि अगर हमसे 200 किलोमीटर दूर कोई कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि कुछ भी अगर आविष्कार हो रहा है या किसी भी तरीके की कोई तकनीकी उपलब्धि हो रही है, उसके बारे में जानकारी देना, यानी विकास की समस्याओं के साथ साथ जो भी कुछ नया आपके आसपास हो रहा है या समाज में, देश में कुछ नया हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देना भी जो है वो मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही हम बात करें तो सर्कुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एकम्प्लिश्ड बाय लोकल ग्रुप्स, यानी कि जो भी आसपास के लोकल ग्रुप्स हैं, स्थानीय संस्थान हैं, उनकी जितनी भी उपलब्धि है उसके बारे में लोगों को बता के प्रोत्साहित करना, ये भी जो है ये मास मीडिया का रोल है या मास कम्युनिकेशन की ये भूमिका है कि आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताएं, लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे कि ये लोग जो हैं किसी और के अनुभवों से सीख कर अपनी भी एक नई कहानी बुन सकें, विकास के लिए अपनी एक नई कहानी बुन सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट बात करता है समानता की, अपने खुद के विकास की, आत्मनिर्भरता की, स्थानीय संसाधनों को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए इसकी, और ये कि कम्युनिकेशन का भी कहीं ना कहीं एक रोल है। और यही जो है, ये जो रोल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ डेवलपमेंट कम्युनिकेटर, जितने भी मीडिया स्टूडेंट्स हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए। तो आई होप इस लेक्चर में आपकी रुचि रही हो, आप समझ पाए हो कि डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है, नया पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डोमिनेंट पैराडाइम क्या था, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट देशों में किस किस तरीके के काम हुए, किस किस तरीके से विकास के मुद्दे वहाँ तक पहुँचे, किस तरीके से किन कारणों की वजह से वहाँ के समाज ने जो है वो विकास के कॉन्सेप्ट को अपनाया, किस तरीके से उसको बदला, और आज उनकी क्या ज़रूरत है विकास के लिए। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आज भी उनको डेवलपमेंट क्या है, कैसे वो पाएंगे, ये समझने में कुछ आपको मदद मिलेगी। तो इसके बाद हम डाउट सेशंस ले सकते हैं। वंस ऑल ऑफ़ यू हैव कंप्लीटेड लिसनिंग टू दिस लेक्चर, उसके बाद हम डाउट सेशन ले सकते हैं इन द किसी भी 1-2 दिन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और आई होप कि आई एम होपफुल कि आगे कुछ वीडियोज़ जो हैं वो हम और बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगी। आप लोगों का फीडबैक इज़ रियली नीडेड। थैंक यू सो मच।